हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा। आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 5th पे लेक्चर नंबर 9th। यदि देखिए यूनिट 5th को मैं डिफाइन करना चाहूँगा ना, यूनिट 5th में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 5th का एक हमारे पास स्ट्रेटजी दिमाग में बनाई जा सकती है यदि हम थोड़ा सा सोचे तो। देखिए यूनिट 5th जो है ना, यूनिट 5th बहुत अच्छा है। और मैं यदि बोलूँ कि यूनिट 5th में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 5th को यदि मैं डिवाइड करूँ ना, तो इसे मैं कुछ चैप्टर में डिवाइड कर सकता हूँ। चैप्टर फर्स्ट यदि मैं बोलूँ कि चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, तो मैं कहूँगा चैप्टर फर्स्ट में हमें पढ़ना है मेजरमेंट। चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? मेजरमेंट। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में मेजरमेंट देखा, और ये चैप्टर फर्स्ट जो है ना, ये मैंने लेक्चर 1 to लेक्चर 6 में मैंने इसको आपको कंप्लीट करा दिया। कितने लेक्चर? 1 to लेक्चर 6। यदि आप वीडियो देखने चाहेंगे यूनिट 5th पे, तो यूनिट 5th का जो लेक्चर है 1 to 6 वो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है मेजरमेंट। चैप्टर 2 जो है ना, चैप्टर 2 की हम बात करें, किसकी? चैप्टर 2 की। तो यहाँ पे मैं बोलूँ चैप्टर 2 हमें क्या देखना है, तो चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 बात करेगा मैकाट्रॉनिक्स की। किसकी बात करेगा? मैकाट्रॉनिक्स। और मैकाट्रॉनिक्स में ना हमें एक तो मैकाट्रॉनिक्स के बारे में ही पढ़ना है, ये जो चैप्टर नंबर 2 है, एक तो मैकाट्रॉनिक्स के बारे में ही पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है वो सेंसर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। इसके लिए हम लोगों ने जो लेक्चर देखे ना, तो ये इसके लिए हमने लेक्चर देखा है लेक्चर नंबर 7 एंड 8। लेक्चर नंबर 7 एंड 8। 7 और 8 से हमने क्या किया कि ये पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। अब बात करूं मैं चैप्टर नंबर 3 की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 जो है ना, वो है मैकेनिकल एक्चुएटर्स। क्या है? मैकेनिकल एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स एक्चुअली में होते क्या है? एक्चुएटर्स आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे कुछ इनपुट दें, किसी कोई फिजिकल मूवमेंट है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दें, तो उसे वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम सबसे अच्छा एग्जांपल है मैकेनिकल एक्चुएटर्स का 4 बार चेन। 4 बार चेन में मतलब एक तरफ हो सकता है कि आपने मोटर से इलेक्ट्रिक फॉर्म एनर्जी दी, तो वो लीनियर मोशंस में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण पिस्टन क्या कर रहा है? रेसिप्रोकेशंस कर रहा है। तो हो सकता है कि एक साइड से आपने रोटेशनल मोशंस दिया, तो दूसरे साइड से भी रोटेशनल मोशंस मिलेगा। जैसे पुराने टाइम पे हमारे जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं वो कपल्ड होते थे और आपस में डबल क्रैंक रोटेशंस होता था। तो एक्चुएटर्स का मतलब है एक तरह से कि आप एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा आप दिमाग में रखिए, बाकी मैं इन्हें दिखाऊंगा। तो तीसरा हो गया मैकेनिकल एक्चुएटर्स। इस पे हम जो चैप्टर देखेंगे ना, सिर्फ एक चैप्टर देखने वाले हैं। इस पे मैं देखूंगा लेक्चर नंबर 9। क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 9। और आज की क्लास में हम इसी की बात कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 4 है, लास्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 है। ये है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। क्या है? हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। तो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स पे हम जो लेक्चर देखने वाले हैं, सिर्फ एक लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 10th। और इतने लेक्चर देख के हम क्या करेंगे कि हमारा पूरा जो यूनिट 5th है आसानी से हो जाएगा। तो मैं आपसे एक बात बोलूँ ना कि यूनिट 5th बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं सिस्टमैटिक वे में। भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ये एक बार पढ़ने के बाद अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप इसे एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे क्या क्या चैप्टर में है, कैसे पढ़ना है। तो ये सब बातें हमें जानना जरूरी है। जैसा कि हमारा यूनिट जो हमारे चैप्टर फर्स्ट मेजरमेंट में हमने देखा मेजरमेंट होता क्या है, एरर क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर देखा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देखा, मेजरमेंट ऑफ मास फ्लो रेट देखा, मेजरमेंट ऑफ फोर्स देखा, मेजरमेंट ऑफ टॉर्क देखा, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ देखा, और साथ साथ में हमने एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इन सबको भी देखा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया मेजरमेंट का। चैप्टर नंबर 2 में मैकाट्रॉनिक्स क्या है, और
और मैकाट्रॉनिक्स के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या स्कोप है, बायोनिक्स क्या है, आयोनिक्स क्या है, ऑटोट्रॉनिक्स क्या है। और ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में हमने इस चैप्टर में एक और पढ़ लिया, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो मैकेनिकल एक्चुएटर्स। मैकेनिकल एक्चुएटर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल एक्चुएटर्स में मैं बात करूं तो काइनेमेटिक चेन क्या है, गियर क्या है, बेल्ट ड्राइव क्या है, बियरिंग क्या है, इन सब के बारे में यदि हम बातें कर लेंगे ना तो हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रेशर रिलीविंग वाल्व्स और कुछ एक्यूमुलेटर है, उनकी बातें हम पढ़ लेंगे। तो ये आसानी से हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की बातें करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम। मैकेनिकल, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है। और इस चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, या सबसे पहला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं ना, वो क्या है, काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन में हमें ये कोशिश करना है समझने की, हम लोग कुछ ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम बिल्कुल आसानी से लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में इसको हम समझ लें, और जो हमें लिखना हो एग्जाम में तो हम अपने शब्दों में या फिर हम उन थोड़े से शब्द को याद करके उसे अच्छे से लिख लें। बस इतनी सी कोशिश हमें आपको करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बातें करने वाले हैं काइनेमेटिक चेन की। तो काइनेमेटिक चेन की मैं एक बात करूँ ना, काइनेमेटिक चेन क्या है, तो मैं सिंपल से एक बात आपको कहता हूँ कि ये क्या है, असेंबली ऑफ रिजिड बॉडीज कनेक्टेड बाय जॉइंट्स प्रोवाइड कंस्ट्रेंट मोशंस फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम। मतलब काइनेमेटिक चेन क्या है कि ये कुछ असेंबली है किसकी, रिजिड बॉडी का, और जो कि कैसे कनेक्ट हुए हैं बाय जॉइंट्स, और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल मोशंस। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, वो 4 बार चेन मैकेनिज्म है। इसका काइनेमेटिक चेन का जो एग्जांपल है वो क्या है, 4 बार चेन मैकेनिज्म। 4 बार चेन मैकेनिज्म। 4 बार चेन मैकेनिज्म कई तरह के होते हैं, रॉकर आर्म या फिर डबल क्रैंक। तो यहाँ पे मैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म की ही थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि ये हमारे पास जो बिल्कुल बॉटम पे था, ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। ये कोई एक लिंक 1 है, ये लिंक 2 है। आगे मैं बताऊंगा अभी लिंक क्या है, ये सब, इन सब चीजों के बारे में मैं बातें करूंगा। कि ये हमारे पास है लिंक 1, क्या है, ये लिंक 1 मैंने मान लिया, ये लिंक 2, ये हमने मान लिया लिंक 3, ये मैंने मान लिया लिंक 4। ठीक है, और ये लिंक नोड्स पे जॉइंट्स की हेल्प से कनेक्ट हैं। अब ये क्या करेगा, ये रोटेशंस मोशंस करेगा, तो ये भी रोटेशंस मोशंस करेगा। इसे हम बोलते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये डबल क्रैंक मैकेनिज्म इसे हम बोलते हैं। और डबल क्रैंक मैकेनिज्म मतलब 360 रोटेशंस कोई कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं बातें कर रहा था कि काइनेमेटिक चेन कोई असेंबली ऑफ रिजिड बॉडीज है। तो इसमें क्या है, ये सब रिजिड बॉडी है। ये जो लिंक 1 है, लिंक 2 है, लिंक 3, लिंक 4, ये सबके सब क्या है, रिजिड बॉडी है जो कि कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। ये जो है ना, इसको ये जितना ही इसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, जॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं इसे हम, जॉइंट। ये भी क्या है हमारे पास, जॉइंट। क्या है, जॉइंट है। ये भी हमारा क्या है, जॉइंट। क्या है, जॉइंट। ये भी क्या है, मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है हमारे पास, जॉइंट। तो ये कनेक्ट है कैसे, जॉइंट्स की हेल्प से, जिसकी वजह से हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कांस्टेंट मोशंस। कांस्टेंट मोशंस को मैं एक और दूसरे लैंग्वेज में आपको बोलना चाहूंगा ना, कांस्टेंट आपको नहीं है याद हो रहा है, तो कांस्टेंट का मतलब होता है डिजायर्ड। कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिजायर्ड। यहाँ जहां भी कंस्टेंट है ना, कंस्टेंट है, उसे मैंने क्या बोल दिया, डिजायर्ड मोशंस। तो मतलब डिजायर्ड मोशंस किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को जहां पे मिलता है, कैसे, जब वो रिजिड बॉडी आपस में असेंबल होते हैं, कनेक्ट होते हैं जॉइंट्स की हेल्प से, तो हमें डिजायर्ड मोशंस देते हैं मैकेनिकल सिस्टम के लिए। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक चेन। इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, काइनेमेटिक चेन। फिर से एक बार देखिएगा, काइनेमेटिक चेन इज असेंबली ऑफ रिजिड बॉडीज कनेक्टेड बाय जॉइंट्स टू प्रोवाइड डिजायर्ड मोशंस फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, अब काइनेमेटिक चेन को दूसरे लैंग्वेज में फिर से और थोड़ा सा बेहतर डिफाइन करना हो कि हम क्या काइनेमेटिक चेन से समझना चाहते हैं, तो हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन जो है ना, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड काइनेमेटिक लिंक्स। आपने देखा होगा एक कुछ इस तरह से, हमने बचपन में कुछ ऐसा देखते हैं कि वो बार जॉइंट होता है और हम दूर से
ठीक है। और यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, टीथ बना देते हैं। कोई चीज उठाना होता है तो हम अपने हैंड से यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और कुछ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पकड़ लेते हैं। ये क्या है? ये वही काइनेमेटिक चेन है जो बचपन में आपको सिखाने की कोशिश होती है। इधर से यदि आप इनपुट में कुछ इनपुट देंगे, कोई पावर देंगे, तो आगे जो है मोशंस ट्रांसमिट हो रहा है। आगे मोशंस क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। किसी चीज को वो कैच कर लेगा, लीव कर लेगा, कैच कर लेगा, लीव कर लेगा। तो ये सब लिंक है और ये क्या है? ज्वाइंट है। ये सब लिंक है और ये क्या है? ज्वाइंट है। इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है बस। यदि हम ये समझ गए ना तो मेरा विश्वास मानिए कि जब एग्जाम में हमें लिखना होगा ना तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से पढ़िएगा, काइनेमेटिक चेन है सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड काइनेमेटिक लिंक्स। तो ये जो है सब क्या लिंक है? कैसा है? काइनेमेटिक लिंक है। और वो क्या कर रहे हैं? यूज टू ट्रांसमिट मोशंस। तो ये बताइए, ये जो लिंक है मोशंस को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की ट्रांसमिट करने के लिए, जिसकी वजह से ट्रांसमिट मोशंस ऑफ फोर्स विद इन अ मैकेनिकल सिस्टम। किसी मैकेनिकल सिस्टम में हमारा काइनेमेटिक चेन क्या है कि एक सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड काइनेमेटिक लिंक्स है, जो कि किस लिए यूज हो रहा है? मोशंस को ट्रांसमिट करने के लिए किसी मैकेनिकल सिस्टम में। उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक चेन। इतनी सी बात बस हमें याद करना है। अब बात आती है काइनेमेटिक लिंक की। काइनेमेटिक लिंक क्या है? तो आप कहेंगे कि हमारे काइनेमेटिक चेन में जितने भी पार्ट है ना, ईच पार्ट ऑफ मशीन्स व्हिच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। अब आप देखिए, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई मोशंस में है। तो वो मशीन का जितना भी पार्ट्स है जिसमें भी मोशंस हो रहा है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे में, वो सभी के सभी हमारे लिए क्या है? काइनेमेटिक लिंक्स। बस इतना आपको याद रखना है। ईच पार्ट ऑफ मशीन्स व्हिच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट्स इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक्स। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने अरेंज किया आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम कैसे बहुत ज़्यादा बिना घबराए हुए, बिना याद किए हुए, बस समझ के चीज़ों को कैसे हम लिख सकते हैं, उसी की तैयारी हमें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है नोट्स। नोट्स क्या है? नोट्स जो है वो है पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, जहां से उसको जोड़ना है उसे हम क्या बोलेंगे? नोट्स। और दो काइनेमेटिक लिंक्स जो है नोट्स पे ज्वाइंट की हेल्प से जोड़ते हैं। जैसे ये एक लिंक हो गया, दूसरा लिंक हो गया। अब इसमें क्या हुआ? एक होल है, ये दूसरा होल है। ये होल में ये होल जो है नोट्स है और ये जो ये रिवेट मान लिया, ये क्या है? ज्वाइंट्स बना रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? ज्वाइंट्स। तो आपने देखा पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट टू अदर लिंक्स, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट टू अदर लिंक्स आर कॉल्ड नोड्स। जैसे ये हमारे पास एक लिंक है विद 2 नोड्स, तो एक नोड्स हमारे पास यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है। ये है विद 3 नोड्स, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये क्या है? विद 4 नोड्स। तो ये हमारे पास 4 नोड्स हो गए। क्लियर है? आसान है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ भी सकते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट यदि हम बातें करना चाहेंगे ज्वाइंट्स की। ज्वाइंट्स क्या है? ज्वाइंट्स इज कनेक्शंस बिटवीन कनेक्टेड लिंक्स एट देयर नोड्स। तो ज्वाइंट क्या है? ज्वाइंट जो हमारे पास लिंक्स हैं, उन लिंक्स को आपस में कनेक्ट होना है नोड्स पे विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट्स। तो आप कहेंगे ज्वाइंट इज ए कनेक्शंस, ये कनेक्शंस कर रहा है बिटवीन connected links at their nodes which allows some motions between connected links। अब लिंक्स के बीच मोशंस कब पॉसिबल है? जब वो आपस में कनेक्ट होंगे। नहीं कनेक्ट, यदि कनेक्शन टूट जाएगा तो मोशन ट्रांसमिट ही नहीं होगा। ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो रहा है? ज्वाइंट्स की हेल्प से पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो काइनेमेटिक चेन में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत ही आसान है माय डियर। यदि हम थोड़ी सी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिंदगी में पढ़ाई कभी भी टफ नहीं है। टफ है ना तो वो हमने उसको अनसिस्टमेटिक वे में बना रखा है। मैं आपसे बोलूं, यदि कोई मूवी देखने जाते हैं, मूवी की स्टोरी मुझे याद होती है ना, तो मेरे दिमाग में कोई कमी नहीं है। तो यदि हम उतने ही लेवल ऑफ इंटरेस्ट के साथ यदि हम पढ़ेंगे ना, तो हमें सब्जेक्ट भी समझ में आएगा। सब्जेक्ट हमें समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारे कहीं बेसिक्स वीक हैं या फिर हमारा जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम है। ये 2 चीजें हम इम्प्रूव कर लेना तो जीवन में कुछ भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और बेसिक्स कहीं पे आपको, मैंने आपसे बार बार स्टूडेंट से कहा, यदि आपको कहीं भी बेसिक्स की दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे। मैंने नंबर पहले भी दिया, जो भी मतलब सेम कॉलेज के हैं, यदि डिफरेंट
कॉलेज से हैं, तो आप बेटा कहीं भी बेसिक्स की दिक्कत आती है ना तो आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं उन बेसिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। मेरा मेन कोशिश यही है कि स्टूडेंट को पूरे अच्छे से समझ में आना चाहिए। और बेसिक्स ऐसा नहीं है कि यदि हम मान लीजिए कि +2 से ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो बेसिक्स अब नहीं इंप्रूव हो सकता। जब जागो तभी सवेरा। आज यदि हम बेसिक्स पे काम करने लगेंगे ना, आज हम बेसिक्स पढ़ने लगेंगे ना, तो कल हमारी बेसिक्स इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन हमें पता तो कौन सी बेसिक्स नहीं क्लियर है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा और हो सकता है कि इसका फायदा आपको कम हो, लेकिन आने वाले जो आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जैसा आप देंगे वैसा ही वापस आएगा। तो यदि आज आप किसी के लिए काम करेंगे तो कल आपके लिए कोई काम करेगा। तो बेसिक्स यदि आप बताएंगे कहाँ डाउट्स आती है, तो ब्रिज कोर्स में मैं उन चीजों पे बेसिक्स पे एक ब्रिज कोर्स कराऊंगा, जिससे जो हमारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आते हैं ना उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो सब्जेक्ट आसानी से समझ में आएगा। और पढ़ना सबसे अच्छा काम है दुनिया का, सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता पढ़ने का, आप उनमें से एक हैं। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं कैम की। देखना कितना आसान है ये भी। कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म की बात करूं तो कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म ना एक प्रोफाइल शेप्ड माउंटेड है शाफ्ट पे, जिसकी वजह से लीवर जो है ना, लीवर या फॉलोअर है वो मूव कर रहा है। उसकी वजह से लीवर या फॉलोअर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास शाफ्ट है। ये क्या है, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट के ऊपर एक प्रोफाइल शेप्ड माउंटेड है, प्रोफाइल शेप्ड माउंटेड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैम बोलते हैं। तो ये जो हमारा प्रोफाइल शेप्ड है ये शाफ्ट के ऊपर है, तो ये हमारा क्या है, यही कैम है। क्या है, ये कैम है। और इस कैम के ऊपर ये देख रहे हैं ना, ये फॉलोअर, ये क्या है, फॉलोअर है, या फिर कह सकते हैं लीवर है, जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए। ये यहां से फिर से देखिएगा, ये देखिए, ये यहां से यहां तक बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, अब मूव करेगा, अब मूव करेगा। कहने का मतलब है कि जब हमारा कैम इस ड्यूरेशंस में इसके ऊपर रहेगा तो इसके फॉलोअर के मूवमेंट में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हमारा कैम जो है ना, हमारा कैम जो है ना इस पोर्शंस पे आएगा, तो पहले क्या होगा, राइज होगा, फिर क्या होगा, फॉल होगा। तो अब देखिएगा फिर से, ये देखिए इस पे है तो बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा। जैसे ही उस पे जाएगा तो वो क्या होगा, एक बार राइज होगा फिर फॉल होगा। यही कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म है। सिंपल सा तो हम कहेंगे कि कैम्स यूज होता है रोटरी मोशंस को लीनियर मोशंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा जो शाफ्ट है रोटरी मोशंस करता है, तो शाफ्ट के ऊपर हमने एक शेप बना दिया। वो कैसा है, कुछ भी शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है। वो जो शेप है ना उसमें कहीं कहीं मतलब थोड़ा सा मतलब शाफ्ट मतलब उस शेप का कुछ ड्यूरेशन तो बिल्कुल स्फेरिकल होगा। उसके बाद वो एक बार अगर राइज करेगा फिर क्या करेगा, फॉल करेगा। तो जिसकी वजह से शाफ्ट का जो रोटरी मोशंस है वो लीनियर मोशंस में या रेसिप्रोकेशन मोशंस में कन्वर्ट होता है। तो हम कहेंगे एज द कैम रोटेट्स द फॉलोअर राइजेस एंड फॉल्स इन प्रोसेस नोन एज रेसिप्रोकेटिंग मोशंस। तो कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म में ये आप डायग्राम इसको आपको बनाना है और ये आपको समझना है, बस इतना ही आपको लिखना है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में हमारे इस सिलेबस में नहीं है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म में आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ये कह सकते हैं कि फॉलोअर बना है ना, ये कैसा है, नाइफ टाइप। कैसा है, नाइफ है, इसलिए हम कहने क्या बोल दिया, नाइफ एज फॉलोअर। ये हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं, आपको कैसा दिख रहा है, रोलर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, रोलर दिख रहा है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, रोलर फॉलोअर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्लेट टाइप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, प्लेट। ये क्या है, प्लेट। तो इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लेट टाइप फॉलोअर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्फेरिकल। कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल दिख रहा है तो इसे स्फेरिकल फॉलोअर। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, सॉरी 4 नाम आपको याद रखने हैं, इनको लिख देना है, इनके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है गियर्स। बहुत आसान, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में या मतलब एक साथ ही 2-4 आ जाएंगे। तो आपको इसके बारे में बस थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ के बाकी आप आसानी से अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, गियर्स की बात करें तो गियर्स क्या है, गियर्स कोई रोटेटिंग सर्कुलर पार्ट्स है जिसमें कट टीथ होते हैं। तो ये आपको गियर दिख रहा है, ये आपने देखा ये सर्कुलर पार्ट्स था, इसमें मैंने कट करके टीथ बना दिया। ये हमारे पास गियर ए है, ये गियर बी है। इस गियर ए पे 10 टीथ है इसलिए इसका जो डायमीटर छोटा दिख रहा है। इस गियर बी पे टीथ 30 है इसलिए इसका डायमीटर क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि गियर जो है एक रोटेटिंग सर्कुलर मशीन पार्ट है जिसपे कट टीथ है, जो कि मेश है। मेश का मतलब होता है ना एक के अंदर एक फंसना, ऐसे ये मेशिंग है।
ये क्या है, ये टीथ इसके अंदर गए, ये मेश है, तो एक दूसरे पे क्या है, मेश है, कनेक्टेड है ग्रुप्स में। ये जो टीथ है ये देखो आपने, ये मेशिंग है, ये क्या है, ये यहाँ पे मेशिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको मेशिंग दिख रही है, तो इसी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये दूसरे वाले का। तो ये आपने देखा, ये क्या है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेश। क्या बोल रहे हैं, मेश। ठीक है, तो जिसकी वजह से ट्रांसमिट हो रहा है टॉर्क या पावर, या फिर दूसरे शब्दों में फिर से हम इसे डिफाइन करना हो, गियर क्या है, तो आप कहेंगे गियर कोई सर्कुलर मशीन पार्ट्स है जिसपे टीथ होते हैं, और वो मेश होता है दूसरे गियर से, जो इसका टूथ है, टूथ पार्ट है गियर का जो टीथ है, और ये ट्रांसमिट करता है टॉर्क एंड स्पीड। पावर इक्वल टू जो होता है, पावर इक्वल टू जो होता है वो होता है एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू जो होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू बोलेंगे तो 2 पाई एन अपॉन 60। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर जो है ना वो टॉर्क, स्पीड, उसमें आरपीएस दोनों आ जाते हैं। तो फिलहाल आप ये मान के चलो कि गियर, हम गियर गाड़ी में यूज करते हैं, गियर चेंज करते हैं ना, तो इंजन के अंदर पावर है, तो गियर से कनेक्ट होने के बाद व्हील्स में भी पावर आ जाती है ना, न्यूट्रल कर देंगे तो व्हील्स रुक जाता है। तो ये गियर की हेल्प से हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं इंजन टू व्हील्स। ठीक है, स्पीड कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो ये आपने देखा। तो आप कहेंगे गियर डिवाइस जो है ना वो चेंज कर सकता है स्पीड को, जैसा कि आप कार में देखते हैं, टॉर्क को और डायरेक्शंस ऑफ पावर। बैक गियर भी लगा देते हैं ना, आगे की तरफ जा रहे थे, पीछे की तरफ, आइडलर यूज करके हम डायरेक्शंस ऑफ मोशंस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब गियर की क्लासिफिकेशंस की बात आती है। गियर की क्लासिफिकेशंस हमारे बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, या फिर हम फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ते हैं, जो कि हमें याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और नंबर भी मिलना, हम लिख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो मैं आपको बताता हूँ, गियर का क्लासिफिकेशंस करना ना, हमें सिर्फ इतने ही पॉइंट पे काम करने हैं कि गियर जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है पैरेलल शाफ्ट, पहला कैसा होता है, पैरेलल शाफ्ट। दूसरा जो होता है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, पैरेलल मतलब पैरेलल, इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट कर जाए। और तीसरा जो है वो क्या है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। पैरेलल शाफ्ट के आधार पे हमारा गियर दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है स्पर गियर, दूसरा हेलिकल गियर। होते तो और भी है, लेकिन हम फर्स्ट ईयर लेवल में बस स्पर गियर में क्या होते हैं, टीथ जो होते हैं वो पैरेलल टू द शाफ्ट होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। और हमारा जो हेलिकल गियर होता है ना, उसमें हेलिक्स के फॉर्म में टीथ होते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ नाम याद करके जाना है, स्पर गियर, हेलिकल गियर। इंटरसेक्टिंग में क्या आता है, बीवल गियर, और भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही नाम बताना, बीवल गियर। और नॉन पैरेलल में वर्म गियर। तो बस ये आप इसके नाम याद कर लो। बाकी ये जब मैकेनिकल में जब हम टर्म पढ़ते हैं ना, थ्योरी ऑफ मशीन्स, तो वहां पे डिटेल से बातें करते हैं। आपके फर्स्ट ईयर के लेवल पे इतनी बातें बहुत है। अब एक बात आती है गियर ट्रेन्स। जैसे कि मैंने ट्रेन्स आपसे मैं बोलता भी हूँ, ट्रेन का मतलब क्या है। ट्रेन, यदि मान लो कि आप प्लेटफॉर्म पे गए हैं, सिर्फ एक इंजन आ रहा है तो उसे ट्रेन, आप बोलते हैं इंजन आ रहा है, लेकिन इंजन के पीछे एक से ज्यादा कोच लगे हो तो आप क्या बोलते हो, ट्रेन। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, यदि 2 से ज्यादा गियर हो जाते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, गियर ट्रेन। उसे हम क्या बोल देते हैं, गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ इंटरमेस्ड गियर व्हील। गियर व्हील मतलब ढेर सारे लगातार सीरीज में लगे हैं इंटरमेस्ड गियर व्हील्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन। और गियर ट्रेन की जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास पावर है और यहाँ तक पावर हमें ट्रांसमिट करना है, तो उसके बीच में डिफरेंट गियर। अब पावर ट्रांसमिट करने का और भी तरीका है, बेल्ट ड्राइव यूज कर सकते हैं, लेकिन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, कभी कभी स्लिपिंग होता है, वो पॉजिटिव ड्राइव नहीं होता। हो सकता है पावर जितना यहाँ पे हो उतना पावर यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, तो लेकिन हमारा यदि गियर ट्रेन हमने यूज किया है तो एग्जैक्ट पावर ट्रांसमिट होगा, कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। हम कहेंगे पॉजिटिव ड्राइव है, उसमें स्लिपिंग का बिल्कुल केस होता नहीं, क्योंकि टीथ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां पे यूज होता है, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन लार्ज डिस्टेंस इज देयर बिटवीन द टू गियर के बीच में यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, गियर ट्रेन। और ये गियर ट्रेन क्यों रिक्वायर्ड है, फॉर वेरी हाई एंड वेरी लो वेलोसिटी रेशियो। मतलब यदि आप किसी का गियर रिडक्शंस करना, वेलोसिटी रेशियो चेंज करना चाहते हैं, इनपुट पे ज्यादा है आउटपुट पे कम करना चाहते हैं, तो ये नंबर ऑफ टीथ को एडजस्ट करके हम इसे चेंज कर लेते हैं। गियर ट्रेन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा होता है कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन की बात करें तो सिंपल गियर ट्रेन के लिए जरूरी है, गियर ट्रेन बनने के लिए सीरीज में 2 से ज्यादा गियर्स होने चाहिए। गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन एक शाफ्ट पे सिर्फ एक हो, एक शाफ्ट पे क्या हो, सिर्फ एक हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, तीनों शाफ्ट पे क्या है, एक एक है। वेन 1 गियर इन 1 शाफ्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल गियर ट्रेन। ये हमारे पास क्या हो गया,
सिंपल गियर ट्रेन। क्या हो गया ये? सिंपल गियर ट्रेन। यहां पे आप देखिए कि ये हमारे पास एक शाफ्ट और ये हमारे पास दूसरा शाफ्ट, ये दूसरा शाफ्ट, ये तीसरा शाफ्ट। ये तीन शाफ्ट है ना, लेकिन ये जो बीच वाला शाफ्ट है ना उस पे एक और ये दो, ये मतलब किसी भी एक शाफ्ट पे एक से ज्यादा गियर जब यूज हो जाएंगे ना तो उस गियर को हम बोलेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन। तो ये हमारा जो है ना इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड गियर ट्रेन। क्या बोलेंगे? कंपाउंड गियर ट्रेन। क्या बोलेंगे इसे? कंपाउंड गियर ट्रेन। तो अब डिफिनेशंस की बात करें तो डिफिनेशंस में आप देखेंगे यहाँ पे कि एवरी शाफ्ट इज हैविंग ओनली वन गियर इज नोन एज सिंपल गियर ट्रेन, और कंपाउंड गियर में एट लीस्ट वन शाफ्ट हैव मोर देन वन गियर। कम से कम किसी एक शाफ्ट पे ना एक से ज्यादा गियर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड गियर ट्रेन। तो हमने ये गियर भी यहाँ पे देख लिया, ये भी बहुत ज्यादा आसान था। अब बात आती है बेल्ट ड्राइव की। देखिए बेल्ट ड्राइव, जैसे आप विलेज बैकग्राउंड से हैं तो आपने देखा होगा आटे चक्के की मशीन्स जो होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने कुछ बस देखे होंगे, बस के पीछे बेल्ट लगा होता पावर ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर आपने अपने कार का बोनट खोला होगा तो वहां पे बेल्ट ड्राइव यूज होता है। तो बेल्ट ड्राइव का जो मेन काम है ना वो भी पावर ट्रांसमिट करने का है, गियर का भी काम है पावर ट्रांसमिट करने का एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे। बेल्ट ड्राइव थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है, गियर ड्राइव थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो बेल्ट ड्राइव जो है ना ये भी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। आप कहेंगे बेल्ट ड्राइव इज अ मैकेनिज्म विच in which power is transmitted by the movement of continuous flexible belt। तो आपने देखा होगा एक शाफ्ट इधर एक शाफ्ट उससे पट्टा लगा हुआ, बेल्ट लगा हुआ, पावर को क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों कहां पे यूज होता है? रोटेशनल मोशंस को ट्रांसमिट करने के लिए एक मैकेनिकल एलिमेंट से दूसरे मैकेनिकल एलिमेंट में। ये सब आपको पहले से पता है। बेल्ट ड्राइव जो होता है लूप्ड स्ट्रिप होते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल के, जो कि यूज होते हैं मैकेनिकल, एक मैकेनिकल लिंक है जिसमें दो से ज्यादा रोटेटिंग शाफ्ट्स को आप मतलब एक हो सकता है कि एक बेल्ट इस पे लगाओ फिर दूसरा आगे लगाओ फिर आगे लगाओ तो आप उसे पावर ट्रांसमिट करें। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपने देख भी रखा है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेल्ट ड्राइव की मैं बात करूं ना तो ये ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इंजन में यूज होता है, और इसमें जो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट होता है ना बिटवीन टू is dependent on the amount of frictions between the two shaft। एक्चुअली में इसीलिए हम क्या कहते हैं चारकोल यूज करते हैं कभी कभी शाफ्ट के ऊपर, वो थोड़ा सा फ्रिक्शंस, यदि फ्रिक्शंस नहीं होगा तो क्या होगा? स्लीपिंग होगी, और स्लीपिंग जो है हमारे लिए है वो पावर लॉस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शंस बिटवीन द टू शाफ्ट। अब ये कितने तरह के हो सकते हैं? ये तीन तरह के हो सकते हैं, फ्लैट बेल्ट, राउंड बेल्ट और वी बेल्ट। फ्लैट बेल्ट क्या है? इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो जो बेल्ट है ना उस बेल्ट को जब आप कट करेंगे ना तो कट करने के बाद आपको क्रॉस सेक्शन जो मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लैट बेल्ट। ये जो होता है कम नॉइज प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर बिटवीन द पुलिस। दूसरा हमारे पास जो है वो राउंड है। राउंड जो बेल्ट है ना ये क्या है? कह सकते हैं कि हम रोप की तरह, रस्सी की तरह होता है, रस्सी की तरह होता है। यदि हम इसे कट करेंगे ना तो हमें कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो ये ग्रुप पुल्ली में से यूज होता है। नेक्स्ट आता है वी बेल्ट। तो वी बेल्ट की बात करें तो वी बेल्ट का कुछ इस तरह से शेप होता है, वी बेल्ट का कुछ इस तरह से शेप होगा, जिसे हम कट करेंगे तो ये वी शेप में बनेगा। तो ये जो है ग्रुप पुल्ली में यूज होता है, लेकिन ये लेस इफिशियंट है देन फ्लैट बेल्ट्स। तो इसे हमने देखा तीन तरह के हमारे पास बेल्ट हैं, फ्लैट बेल्ट, राउंड बेल्ट एंड वी बेल्ट। फ्लैट बेल्ट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, राउंड बेल्ट ग्रुप पुलिस में यूज होते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ये लेस एफिशिएंट है। फ्लैट बेल्ट के कमरे ये भी ग्रुप पुलिस में यूज होता है, इसके लिए कोई ग्रुप्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्लैट बेल्ट के लिए। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ बेल्ट भी हो गया। बेल्ट के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं बियरिंग्स की। बियरिंग्स, देखिए बियरिंग्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है और ये हम बचपन से देखते आए हैं। हमारे पास जो साइकिल बाईसाइकिल होती थी ना, बाईसाइकिल में हमने देखा था कि हमारे जो व्हील्स लगे होते हैं ना उसमें बियरिंग्स होते, छोटे छोटे से स्टील की स्फेरिकल बॉल होती थी, जिसकी वजह से हम जिसकी बियरिंग्स जितनी अच्छी उतना अच्छा मूव कर रहा है। कभी कभी बियरिंग्स टूट जाती थी तो वो उसमें कह सकते हैं कि आवाज भी आने लगता था। तो हम साइकिल की दुकान पे जाते थे तो बोलते भी थे कि बियरिंग्स खराब हो गए, बियरिंग्स नहीं डालनी पड़ेंगी। तो बियरिंग्स एक्चुअली में है क्या है? बस बियरिंग्स जो है ना एक मशीन एलिमेंट है, और ये मशीन एलिमेंट जो है ना
ये मशीन एलिमेंट क्या है कि कंस्टेंट रिलेटिव मोशंस प्रोवाइड करता है। कैसे? बाय रिड्यूस फ्रिक्शंस बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। मतलब हमारे पास जो व्हील है, व्हील की जो शाफ्ट है, वो शाफ्ट जो है बियरिंग्स के ऊपर आती हैं, तो वो बियरिंग्स की वजह से उसके बीच में जो फ्रिक्शंस होता है ना, उस फ्रिक्शंस को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। क्योंकि सपोर्ट चाहिए ना कहीं तो सपोर्ट चाहिए उसे, जो हम बैठे हैं तो वो सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट बियरिंग्स उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ वो फ्रिक्शंस को भी मिनिमाइज करता है। ये काम किसका है? बियरिंग्स का। तो हमने कहा कि ये टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन टू ऑब्टेन डिजायर्ड मोशंस। ठीक है। दूसरे वर्ड में हम कहना चाहे तो मशीन एलिमेंट्स है जो कि सपोर्ट करता है, विच आर सपोर्ट्स। बियरिंग्स हमेशा सपोर्ट्स करता है, इस बात को हमेशा बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम साइकिल पे हम बैठे, हमारा वेट है और हम बैठने की वजह से वो व्हील पे वो दब रहा है, और वो व्हील जो है उसे मूव भी करना है और हमें सपोर्ट भी करना है, तो बियरिंग्स की हेल्प से वो हमें सपोर्ट भी कर रहा है, फ्रिक्शंस को भी मिनिमाइज कर रहा है, और ये सब काम बियरिंग्स कर रहा है। तो टू सपोर्ट विच आर सपोर्ट्स द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ मशीन एंड रिड्यूस द फ्रिक्शंस और कॉल्ड बियरिंग्स। सिंपल सी बात है। तो बियरिंग्स जो होते हैं, बियरिंग्स जो है वर्ब से आया है, बियर से, जिसका काम होता है कि बियरिंग इज अ मशीन एलिमेंट्स दैट अलाउज वन पार्ट टू बियर अनदर। मतलब एक को बियर करे, मतलब उठाए, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं बियर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लोड बियर कर रहा हूँ, तो वैसे बियरिंग भी बियर कर रहा है, इसी वर्ड से इसका नाम आया बियरिंग। ठीक है। इसका मेन फंक्शंस क्या है बियरिंग का? बियरिंग का मेन फंक्शंस जो है वो ये है कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस बिटवीन द मूविंग रोटरी पार्ट्स, सपोर्ट करता है रोटेटिंग पार्ट को, और रेडियल और थ्रस्ट। रेडियल मतलब रेडियल डायरेक्शंस में, और थ्रस्ट मतलब बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसको भी ये क्या करता है? बियर करता है। ठीक है। तो बियरिंग्स में हमारे पास दो तरह के बियरिंग हम देखने वाले हैं, एक जनरल बियरिंग्स देखने वाले, प्लेन जनरल बियरिंग्स, दूसरा हम रोलर बॉल बियरिंग्स। प्लेन जनरल बियरिंग्स में क्या है कि ये क्या है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी हम इसे कहते हैं, इसे स्लाइड बियरिंग भी कहते हैं, इसे हम सॉलिड बियरिंग भी कहते हैं, या फिर जनरल बियरिंग्स भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, बियरिंग्स जो होता है ना, ये आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल हमारे पास सपोर्ट है, उस सपोर्ट में हमने रेडियल रोड लगा दिया, तो यहाँ पे एक लाइनर्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? लाइनर्स यूज होते हैं, जो कि फ्रिक्शंस को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जैसे रोलर और बॉल ये सब नहीं यूज करते हैं, तो डायरेक्ट इस पे सपोर्टेड होता है और ये इसको बियर करता है। तो यहाँ पे ये जो शाफ्ट है ना, ये इसके अंदर रोटेट होगा, लेकिन ये बियरिंग सपोर्ट है, और यहाँ पे हमने लाइनर्स की हेल्प से इसको सपोर्ट किया। तो ऐसे बियरिंग को हम क्या कहेंगे? प्लेन जनरल बियरिंग्स। तो हम कह सकते हैं जनरल बियरिंग्स क्या है ना, द पार्ट ऑफ शाफ्ट इन कॉन्टेक्ट विद द बियरिंग एंड स्लाइड्स ओवर द बियरिंग सरफेस। बियरिंग सरफेस पे क्या करता है? स्लाइड्स करता है, और फ्रिक्शंस को ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन जनरल बियरिंग्स। डायग्राम बस ये बनाना है, ये मैंने सपोर्ट्स बना दिए, बीच में हमने शाफ्ट डाल दिया, और इधर इधर हमने क्या बना दिया? इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे हैचिंग एरिया से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि या फिर पेंसिल से डार्क कर देंगे, उसे बोल देंगे ये क्या है? लाइनर्स है, जो कि फ्रिक्शंस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बियरिंग्स है वो है बॉल एंड रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग्स हमने जो देखा है अपने साइकिल्स में देखा है। रोलर बियरिंग आपको देखना हो ना, तो कभी कभी ट्रैक्टर जो होते हैं ना, ट्रैक्टर में ये यूज होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जैसे हमारी शेल होती, टॉर्च की शेल होती है ना, तो वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो वैसे ही बिल्कुल स्टील के सिलेंड्रिकल रोलर होते हैं। तो बॉल बियरिंग में जो कांटेक्ट बनता है, पॉइंट कांटेक्ट बनता है। कैसा कांटेक्ट बनता है? पॉइंट कांटेक्ट। लेकिन हमारा रोलर बियरिंग जो होता है ना, उसमें कौन सा कांटेक्ट बनता है? लाइन कांटेक्ट बनता है। तो ये कांटेक्ट एरिया को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शंस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो सकता है। तो रोलर बियरिंग इज अ सिलेंड्रिकल यूनिट दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड लो फ्रिक्शंस टू मूव लो फ्रिक्शंस फॉर मूवमेंट। मतलब इसमें हमारा रोलर बियरिंग जो होता है, ये एक सिलेंड्रिकल रोलर होता है, जो कि क्या कर रहा है कि फ्रिक्शंस को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। बॉल बियरिंग जो होता है, ये स्फेरिकल यूनिट है, जो कि सेम ऑब्जेक्टिव है जैसा कि रोलर बियरिंग का है, कि कांटेक्ट मिनिमम करना है और फ्रिक्शंस को रिड्यूस करना है और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आप बॉल बियरिंग्स में बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? प्रोवाइड्स, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? पॉइंट कांटेक्ट। कैसा कांटेक्ट होता है? पॉइंट कांटेक्ट। यहाँ पे कैसा कांटेक्ट होता है? पॉइंट कांटेक्ट। यहाँ पे कैसा कांटेक्ट है? उसे हम बोलेंगे लाइन कांटेक्ट। क्या बोलेंगे?
लाइन कांटेक्ट। ये पॉइंट कांटेक्ट हो गया, ये लाइन कांटेक्ट हो गया, और ये दो के दोनों इससे क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम कोई भी मोशंस को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, जो हमारे पास जैसे प्रेशर रिलीविंग वाल्व्स हैं, एक्यूमुलेटर्स है, तो वो क्लास देखेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 50 जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान काम है, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, और अच्छे नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सिर्फ आपकी अंदर से सोच अच्छी होनी चाहिए और अंदर से जज्बा ही होना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।